अच्छा जी। अब ये जो हम रेडिएशन की हम बातें कर रहे हैं ना, कि हमारे पास किन किन मतलब रेडिएशन कहाँ कहाँ से आ रही है। तो बेसिकली ना रेडिएशन हमारे पास दो दो रेडिएशन होती है, राइट। जो इनकमिंग रेडिएशन होती है ना, इनकमिंग रेडिएशन, ये बेसिकली ना हमारे पास दो टाइप की होंगी। ये रह गया इनकमिंग रेडिएशन, राइट। ये हमारे पास दो टाइप की होंगी। और वो दो टाइप क्या होंगी? एक तो हमारे पास होगी सोर्स रेडिएशन, सही है, सीधा हो जाए भाई, सोर्स रेडिएशन। सही है। और एक हमारे पास होगी बैकग्राउंड रेडिएशन। किसी ने सुना है बैकग्राउंड रेडिएशन के बारे में? किसी ने सुना है? हेलो। बैकग्राउंड रेडिएशन, बाद ने नहीं सुना हुआ। एक्सटर्नल फैक्टर है नहीं। सॉरी सॉरी। एक्सटर्नल फैक्टर है नहीं एक। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब क्या? मतलब कोई एक्सप्लेनेशन आपके जहन में है कोई थोड़ी बहुत? रेडिएशन, ओके, चलो बता देता हूँ। देखो, सोर्स रेडिएशन तो ऑब्वियस सी बात है, वहां वहीं से आ रही होगी जहाँ पे आपके पास सोर्स रखी हुई है, राइट। कमिंग फ्रॉम द सोर्स, राइट। ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है, राइट। एंड इसी चीज के अंदर हम इंटरेस्टेड है, ओके। इंटरेस्टेड, ओके बच्चों, इस चीज के अंदर हम इंटरेस्टेड है, बैकग्राउंड रेडिएशन, सही है। अच्छा, दूसरी चीज है बैकग्राउंड रेडिएशन। अली भाई ने बिल्कुल सही बताया कि बैकग्राउंड रेडिएशन ऐसी बेकार चीज होती है, इधर उधर से आ जाती है उठ के, राइट। और वो हमें नहीं चाहिए होती है, मतलब वो ना खामखाई में हमारे एरर जनरेट कर रही होती है, सही है। तो ये हमारे पास होती है, जो बैकग्राउंड रेडिएशन होती है वो हमारे पास आती है कमिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल फैक्टर्स, ओके। किसी किसी बच्चे को पता है कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं इसके, कि जहाँ से ये बैकग्राउंड रेडिएशन आती है? एनीबडी? कोई है हमारे पास अल्लाह का नेक बंदा, किसी ने याद किया हो अगर? रेस से आती हैं, डिफरेंट रेस होती हैं। ओके। और कौन बता रहा था? फजी आप भी बता रही हो कुछ? नहीं सर। नहीं बता रही? ओके। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी डायग्राम लाया। सही हो गया। इस डायग्राम का ना रट्टा लगा लो। देखो, याद रखना कि वो बैकग्राउंड यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स या कमिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल फैक्टर, ये बैकग्राउंड रेडिएशन के ना दो सोर्सेज पूछेगा तुमसे पेपर में, ओके। तो बच्चों ये तुम्हें पता होना चाहिए, राइट। सो बैकग्राउंड रेडिएशन कहाँ से आ सकती है? बैकग्राउंड रेडिएशन रेडॉन गैसेस से आ सकती है, जो कि हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है, राइट। तुम्हें पता है, तुम्हें पता है कि एयर के अंदर कितनी कॉम्पोजिशन होती है? कॉम्पोजिशन ऑफ गैस पता है एयर के अंदर? केमिस्ट्री वाले हमारे साथ बैठे हैं मजरात, कोई अल्केमिस्ट बैठा है कोई? यस। यस सर पता है। है कितनी कॉम्पोजिशन होती है, थोड़ी बताओगे प्लीज? सर नंबर वाइज नहीं पता, लेकिन नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन होती है। कार्बन तो गैस ही नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ओके। कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड। ओके, फाइन फाइन फाइन, कार्बन डाइऑक्साइड, और 70 कुछ परसेंट नाइट्रोजन होता है, 79 78, कुछ ऐसा। 78%, 78 हाँ। 78। फिर एंड 21% ऑक्सीजन होता है। परफेक्ट, बेहतरीन। बाकी सब छोटा सा 1% है ना? दूसरे गैसेस होते हैं। ओके। तो उसी उसी 1% के अंदर ना ये रेडॉन गैसेस भी होती हैं, सही है। तो
ये रेडॉन गैसेस जो है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है हमारी रेडिएशन, बैकग्राउंड रेडिएशन के अंदर, सही है। इसी तरह से जो है ना, ये बिल्डिंग मटेरियल है, ये जो रॉक है, ये तकरीबन 15% है। मेडिकल मेडिकल के अंदर जो है वो एक्सरेज है, सही है। तुमने नाम सुना होगा एक्सरेज का। किसी का है हाथ पाँव टूटा हुआ है किसी का हमारे पास, कोई ऐसा बच्चा है? अल्लाह के फजल करम से मेरे दोनों हाथ पाँव टूटे थे, पाँव नहीं, अल्लाह का पाँव सही है। जी। हाथ दोनों टूटे थे तो एक्सरेज वगैरह निकाले गए थे। कोई है हमारे पास ऐसा? जी। तुम भी मेरे भाई हो? ओके, चलो। तो हमारे पास अच्छा, एक्सरेज, वहाँ पे एक्सरेज काम आती है, एक्सरेज स्कैनिंग होती है। इसी तरह से हमारे पास जो है वो पेट स्कैनिंग होती है, पेट स्कैनिंग, सही है। जानवरों के साथ कुछ कुछ नहीं करते हम। पेट स्कैनिंग इज स्टैंड फॉर पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, ओके। एंड इसी तरह से हमारे पास जो है वो गामा रेडिएशन नहीं होती पेट स्कैनिंग, सही। सीटी स्कैन हमारे पास होता है, सीटी स्कैन, सही है। राइट। सो दीज आर सब मेडिकल यूजेस ऑफ रेडिएशन, ओके। इस वैसे ये एटमॉस्फेयर के अंदर आती है, सही है। खाना जो तुम खा रहे हो, सही है। डाइटिशियन जो है वो तुम्हें कब से जो है ना वो टोपियां पहना रहे हैं कि तुम्हारा जो है ना खाना बहुत सही है और बहुत टाइट है। 11% रेडिएशन है उसके अंदर, समझ रहे हो। कॉस्मिक कॉस्मिक रेज जो है वो तकरीबन तुम्हारे पास 10% कंट्रीब्यूट करी हैं। ये बेसिकली कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के नाम से तुमने पढ़ा होगा स्पेस के अंदर। अगर तुम वहां तक पहुंच चुके हो, खलाओं फिजाओं में तुम पहुंच चुके हो, देन स्पेस कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन ये वो होती है, राइट। ये भी तुम्हारे पास कंट्रीब्यूट करी थी, राइट। तो तुम्हें इनमें से एटलीस्ट दो तीन नाम पता होने चाहिए, राइट। दो तीन नंबर में आते हैं, दो तीन नाम तुम्हें रटे हुए होने चाहिए, तुम आराम से कर लोगे। और तुम खाने वाने की चीजें तुम्हें पता है, बिल्डिंग मटेरियल, तुम मेडिकल, ये सब चीजें बहुत आसान सी, मतलब कोई इतनी मुश्किल है भी नहीं, राइट। सही हो गया। अच्छा जी, अब इसको लेके प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि बैकग्राउंड रेडिएशन जो होती है ना वो एरर होता है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन बैकग्राउंड रेडिएशन, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इन स्टडीइंग द बैकग्राउंड रेडिएशन के वो कितनी आ रही है, राइट। तो हमारे लिए ये एरर है, हम हमें इसको कोई कोई काम नहीं करना हमें, सही है। सो सो बैकग्राउंड, हाई हाई, बैकग्राउंड रेडिएशन इज error in the experiment, ओके। एंड प्यारे बच्चों, तुम लोग मुझे बता सकते हो कि जब भी एरर हमारे सिस्टम के अंदर आता है तो उस एरर को किस तरह से डील किया जाता है? सिस्टम से निकालने के लिए हम क्या कुछ करते हैं मैथमेटिकली, मैथमेटिकली? यस। सर सही फॉर्मूला लगाते हैं फिर। सही फॉर्मूला कैसे लगाओगी? सर पता होना चाहिए सही फॉर्मूला, फिर उससे लगाते हैं। अच्छा, ऐसा होना चाहिए। अच्छा। और किसी के जहन में कोई खुराफाती आइडिया आ रहा है? सर पहले आइडेंटिफाई करते हैं, चलो, फिर पहले आई रिपीट करते हैं दोबारा, फिर इसको स्मॉल पार्ट्स में अम, ब्रेक करते हैं। है इतना इतना मुश्किल काम करोगे? अच्छा, चलो, ओके फाइन। एनीबडी एल्स? किसी और को कुछ, फहद, संजीजा, रैयान, तुम लोगों के जहन में कोई आइडिया आ रहा है? नहीं। नहीं? अबे माइक तो सही कर ले ब्रो, आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा जी, मेरी हम्म। जिंदगी में ना सिर्फ तुम्हारे माइक को लेके गम है। अच्छा जी, चलो देखते हैं। देखो, एरर जो भी होता है ना, एरर जब भी सिस्टम के अंदर एरर आता है तो हम उसको कुछ एरर ऐसे होते हैं जो कि हमारे अपने एरर होते हैं, सही है। मतलब जो ना हमारी अपनी गलतियों की वजह से आते हैं, उसमें तो हम उसको रिपीट कर सकते हैं, ओके। उसमें तो हम जब एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे तो वो एरर खत्म हो जाएंगे। लेकिन कुछ एरर ऐसे होते हैं कि जो ऐसे होते हैं सिस्टम के अंदर ही होते हैं, आप उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते, आप कम ज्यादा नहीं कर सकते, राइट। मान लो मान लो तुम जो है ना एक साल से खा खा के जो है ना बहुत मोटे हो गए, बिल्कुल फुटबॉल की तरह। और तुमने सोचा कि गलती से ना अपना वेट मेजर कर लेते हैं, डाइटिंग वाइटिंग नहीं करनी है लेकिन ऐसे ही कर लेते हैं, लोगों को बताने के काम आएगा कि मेरी सेंचुरी हो रखी है, सही है। तो तुम जो है ना तुमने वेट मशीन निकाली, सही है। तो वेट मशीन तुम्हें देख के डर गई, वो खराब हो गई। वो पहले से जो है ना उसने 10 kg एक्स्ट्रा शो करना शुरू कर दिया, मतलब तुम अभी खड़े भी नहीं हुए थे, तुमने अभी सिर्फ अपने हाथ में पकड़ी थी और तुम्हारे डर की वजह से जो है ना वो उसने 0 की बजाय 10 kg शो करना शुरू कर दिया, सही है। और तुमने उस पर कदम रख दिया, सही है, और उसकी जान ही निकल गई। सामने लिखा हुआ आया भाई अकेले अकेले चढ़े। तो अब उसने जो है
तुम्हारा वेट था एक्चुअल 100 kg, सही है, उसने तुम्हें शो किया 110, सही है। तो अगर तो इस तरह का कोई सिनेरियो, अब तुम्हें पता है, मतलब लाइक बिफोर इवन स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट, लाइक बिफोर इवन आप जो वेट कर रहे हो उससे पहले तुम्हें ये पता है कि तुम्हारा मतलब जो एरर जो उस सिस्टम के अंदर आ रहा है वो 10 kg का आ रहा है, राइट। अब जब तुम उस पर खड़े होगे तो ऑब्वियस सी बात है वो एरर को ऐड ऑन करके देगा एक्चुअल वैल्यू के साथ, राइट। तो जो तुम्हारा वेट आएगा वो 110 आएगा, इफ सपोजिंग दैट योर वेट इज 100, ओके। तो ये हमारे पास कहानी हो गई, राइट। सो एरर जब भी आएगा ना, इस टाइप का एरर जो होता है इसको हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं, राइट। कि कभी कभार ना आपका सिस्टम ऐसा होता है, गलत खराब हो जाता है सिस्टम, सही है। आपका सिस्टम 0 से ही नहीं स्टार्ट हो रहा, सही है? आपका सिस्टम 15-20 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। और उस वक्त कोई चीज ही नहीं थी मेजरमेंट के लिए, राइट। तो उस केस के अंदर जो है ना, हम उसको सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। एंड सिस्टमैटिक एरर जो होता है वो सिस्टम के अंदर ऐड अप होता है या सब्ट्रैक्ट होता है, राइट। तो हम उसको डील करते हैं इसी तरह से कि जो एक्चुअल वैल्यू होती है सिस्टमैटिक एरर की, हम उसको पहले अलग से देख लेते हैं कि सिस्टमैटिक एरर कितना आ रहा है, और फिर उसको ना ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ओके। द टर्म सिस्टमैटिक एरर इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, राइट। स्पेसिफिकली स्पीकिंग, अभी जब आप लोग ए लेवल्स के अंदर जाओगे तो ये ए लेवल्स के अंदर टर्म आएगी, ओके। बट मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ पे समझाने के लिए बता रहा हूँ, राइट। कि हमारे पास जो है बैकग्राउंड रेडिएशन इज सिस्टमैटिक एरर। अच्छा, सिस्टमैटिक एरर की ना एक अच्छी बात ये होती है कि ये कांस्टेंट रहता है, ओके, ये चेंज नहीं होता, सही है। ऑन द अदर हैंड जो जो नॉर्मल एरर होते हैं ना, वो चेंज होते रहते हैं, कभी वो ज्यादा हो जाएगा, कभी वो कम हो जाएगा, राइट। सो हम ये कहते हैं कि भाई इट रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, सही है। सिस्टमैटिक एरर में एक अच्छी बात ये होती है कि रिमेन्स द सेम, ये हमेशा सेम रहते हैं, राइट। अगर इनमें फ्लक्चुएशन की होती है, एक आधा नंबर ऊपर नीचे होता है, ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती, राइट। तो इसलिए हम हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होते, हम इनसे जो है ना आराम से निपट सकते हैं, ओके। तो सिस्टमैटिक एरर क्या होते हैं कि सिस्टमैटिक एरर वो एरर होते हैं जो कि सिस्टम के अपने अंदर कोई फॉल्ट होता है या प्रॉब्लम होती है, नेचर के अंदर वो चीज आती है, हम उसको खत्म नहीं कर सकते, हम उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, ओके। हम उस चीज को सिस्टमैटिक एरर कहते हैं, राइट। सिस्टमैटिक एरर की अच्छी बात ये होती है कि वो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट सेम रहते हैं, वो चेंज भी नहीं होते, ओके। जैसे कि तुम्हारा स्केल है, तुमने अपने जो मीटर रूल होते हैं तुमने देखा होगा कि तुम्हारे जो स्केल होते हैं, अगर तुम गौर करोगे, अगर तुम्हारे पास अभी पाउच में स्केल पड़ा है, अगर तुम अपने स्केल पे गौर करो तो उसके अंदर भी ना सिस्टमैटिक एरर आता है। किस तरह से मैं तुम्हें बता दूं, टेक्निकली स्पीकिंग कि जो स्केल है, जिस पॉइंट पे स्केल जहां से स्टार्ट हुआ है स्केल की बॉडी, वहां पे जीरो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, सही है। तुम अगर अपने हाथ में अपने स्केल अपने सामने करो तो एग्जैक्टली एज, जो जहाँ पे स्केल का बिल्कुल एज है, जहाँ पे स्केल स्केल का बिल्कुल कॉर्नर है, वहां पे जीरो नहीं आ रहा होगा, बल्कि जो जीरो आ रहा होगा वो थोड़ा सा आगे आ रहा होगा, थोड़ा सा आगे, राइट। अब तुम भी जो भी चीज मेजर करोगे, अगर तुम कोई चीज मेजर कर रहे हो और तुमने यहाँ पे रख के मेजर की, इधर, ओके, इधर रख के मेजर की, राइट। तो अब इस केस के अंदर इतना जो है ना वो तुमने इतनी वैल्यू तुमने कम मेजर की हुई है, राइट, क्योंकि तुमने जीरो से भी पहले ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, राइट। तो ये वाला पोर्शन जो है वो बेसिकली तुम्हारी मेजरमेंट के अंदर आ ही नहीं रहा होगा, क्योंकि तुम्हारी मेजरमेंट तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की होगी, राइट। और ये वाला जो पोर्शन होगा तुम्हारी मेजरमेंट में आ ही नहीं रहा होगा, राइट, वो तुमने क्योंकि जीरो से भी पहले रखा हुआ है, राइट। सो ये प्रॉब्लम होता है, समझ पा रहे हो। तो यहाँ तक हमारी बात हो गई कि हमारे यस पास सर। सिस्टमैटिक एरर हो गया, परफेक्ट। अब सिस्टमैटिक एरर जैसे सिंपल सा तरीका है निपटने का कि आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, ओके। सिंपल सा तरीका है ऐड या सब्ट्रैक्ट, ओके, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी क्या सिचुएशन है। मैं भी दोनों सिचुएशन तुम्हें पेश करूंगा, ओके। अल्लाह अकबर। सो इट इज जस्ट नीडेड टू ऐड और सब्ट्रैक्ट, ओके। ये तुमने काम करने, राइट। सो बैकग्राउंड रेडिएशन के बारे में तो हमने सारी चीजें देख ली, सही हो गया।
चलो। हम्म मेरे पास पिक्चर कौन कौन सी है? फाइन। अच्छा जी, आ जाओ। अब हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, सही है। अभी तो मैं सिर्फ बैकग्राउंड रेडिएशन के बारे में तुम्हें थोड़ा सा लेके समझा रहा हूँ, सही है। और फिर उसके बाद जो है मैं ये वाली जो चीज़ है ना, रेडिएशन, सोर्स रेडिएशन, इसको लेके कंटिन्यू करूंगा, ओके। सो बैकग्राउंड रेडिएशन हमारे पास है, लेट्स से मेरे पास जो है ना, मैंने ये रखा, एक apparatus अपना, सही है, इधर मैंने रख दिया। सेटअप मैंने जो है ना, बढ़िया सेटअप मैंने लगा दिया यहाँ पे, ये रहा, सही है। और मैं क्या इसको छोटा कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, ओ मैन। सही है। अच्छा जी, मैंने ये तो लगा दिया। इसको मैं थोड़ा सा बाहर फेंक सकता हूँ, सही, ऐसा ऐसा कर सकता हूँ, सही है। अच्छा, सो मैंने यहाँ पे अभी कोई रेडियो एक्टिव सोर्स नहीं रखी, ओके। मैंने कोई रेडियो एक्टिव सोर्स नहीं रखी है, सही है। मतलब अभी जो तुम्हें ये जो पिक्चर में दिख रहा है, मान लो अभी नहीं है ये, सही, मेरी बातें मान लो, सही है, तुम्हें फायदा होगा। अच्छा, अब क्या है कि जैसे ही तुमने इसको रखा ना, तो कोई कोई रेडिएशन, कोई सोर्स तुमने नहीं रखी, कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप तुमने नहीं रखा, तुमने जस्ट इसको एयर में लगा दिया। लाइक तुम लेबोरेटरी में खड़े हो और तुमने ना अपने लैब के अंदर जो है ना, वो ये जीएम ट्यूब और जीएम काउंटर को जो है ना, तुमने लगा दिया, राइट। तुमने देखने के लिए कि तुम्हारे इस रूम के अंदर कितनी बैकग्राउंड रेडिएशन है, सही है। और लेट्स से हम इसको जो है ना थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। इसको जो है मैं सही, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 25, सही है, ओके। सही हो गया 25, सही है। अच्छा, अब देखो, मैंने अभी कोई सोर्स भी नहीं रखी, सही है। मैंने अभी कोई भी चीज नहीं रखी, और मेरे पास जो रीडिंग आ रही है, वो आ रही है 25, राइट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो 25 का जो काउंट्स आ रहा है, ये काउंट बेसिकली बैकग्राउंड रेडिएशन का है। यानी उस माहौल में 25 काउंट्स की बैकग्राउंड रेडिएशन आ रही है, राइट। तो जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, तो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो भी आपको वैल्यू मिलेगी, इनिशियली 25 को तो आपने अलग कर देना होगा, ओके। ये हर हर एक्सपेरिमेंट के अंदर अलग अलग होंगी, राइट। देखो, हमने कहा था कि सिस्टमैटिक एरर रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। देखो, लेकिन जगह जगह पे फर्क हो सकता है, ओके। अगर आप एक बंदा जो है अमेरिका की लैब के अंदर परफॉर्म कर रहा है, उसके पास जो है रेडिएशन कम आएंगी, मतलब उसके पास कुछ और आ सकती है। कोई बंदा जो है वो न्यूजीलैंड में खड़ा होकर कर रहा है, उसके यहाँ कुछ और बैकग्राउंड रेडिएशन आ सकती है, राइट। सो इट इज नॉट द सेम थ्रू आउट द वर्ल्ड और थ्रू आउट द यूनिवर्स, राइट। इट इज डिफरेंट इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और द डिफरेंट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, राइट। But if you are experimenting at one place, so the background radiation or the background count remains the same throughout your experiment at that point, okay। तो ये तुमने बस ये मानना है तुमने, सही हो गया। अच्छा जनाब, अब हमने कहा कि भाई हमारे पास जो है काउंटर की वैल्यू फिक्स आपको 25 काउंट शो हो रही है, राइट। जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, तो एक्सपेरिमेंट के अंदर इनिशियली आपने 25 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, फाइनली 25 को ऐड करना होगा, राइट। तो ये तुम्हारे पास काम काम होगा, सही है। यहाँ तक बच्चों को समझ में आता है? सारे बच्चों को जरा हाँ ना बोलो प्लीज, ये बातें समझ में आती है? यस सर। जी। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। अच्छा जी, चलो अब जो है ना, अब आ जाओ सोर्स रेडिएशन पे चलते हैं। अब यहाँ से अपना मेन पड्डा स्टार्ट होता है, ओके। अच्छा जी, सोर्स रेडिएशन पे आने से पहले ना, सबसे पहले तो हम इनकी इक्वेशन बनाना सीख लेते हैं, सही है। हमारी जिंदगी ना सुकून में आ जाएगी, सही है। इसको हम न्यूक्लियाइड इक्वेशन भी कहते हैं, न्यूक्लियाइड इक्वेशन, सही है। एक एक दो दो नंबर में आती है, सही है। अगर तुम में से किसी को बनानी आती है देन वेल एंड गुड, अगर तुम में से नहीं बनानी आती तो तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, सही है, आपको सिखा देते हैं। और उसके बाद जो है वो फिर तुम्हें टेंशन नहीं होगी, बहुत आसान सी सिंपल सी है, राइट। अच्छा जी, अगर तो तुम्हारे पास जो है ना एक सिस्टम है, उसके अंदर से अल्फा रेडिएशन हो रही है, सही है। लेट्स से यू हैव अ पेरेंट न्यूक्लियाई, यू हैव अ पेरेंट न्यूक्लियस एक्स, सही, यू हैव अ पेरेंट न्यूक्लियस एक्स, ओके। और मैं एक रैंडम नंबर ले रहा हूँ, सही है। ये चलो मैं वो ले लेता हूँ आराम से ना, वो ले लेता हूँ, यूरेनियम ले लेता हूँ, राइट। यूरेनियम 235
92। सही है। और मैंने इसको डिके किया। सही है। अब जो रेडिएशन की जो एग्जाम्पल हो सकती है वो आपके पास जो है ना तीन एग्जाम्पल हो सकती है। या तो अल्फा डिके होगा, या बीटा डिके होगा, या गामा डिके होगा। सही, ये तीन एग्जाम्पल होंगे। सही है। तो इन तीनों को समझते हैं। हम्म, अच्छा जी। अबे क्या हो गया? अच्छा चलो आओ। अब अगर हमारे पास हम एक काम ही कर लेते हैं, इसको 238 कर लेते हैं। सही है। तो ये हमारे पास जो है ना एक यूरेनियम एटम है। सही है, 238 का। सही है। और ये जो है ना डिके हो रहा है, और ये अल्फा डिके हो रहा है। सही है। इससे अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। तुम्हें पता है अल्फा पार्टिकल तुम्हारे पास होता है 4,2 का। ओके। सही है। अच्छा जी। और प्लस तुम्हारे पास जो एक और जो नया एलिमेंट फॉर्म हो रहा है, वो तुम्हारे पास है थोरियम। सही है। TH उसका सिंबल है, राइट। अब देखो, न्यूक्लियाइड इक्वेशन बनाने के अंदर तुम्हें जो भी डिके होगा वो तुम्हें मेंशन होगा। अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, वो मेंशन होगा। तुम्हें सबसे पहले उसकी न्यूक्लियाइड नोटेशन बनानी आनी चाहिए, राइट। अल्फा की न्यूक्लियाइड नोटेशन ये होती है जो यहाँ पे आपके सामने दिख रही है, 4,2, राइट। अच्छा जी। अब थोरियम जो है वो बेसिकली यूरेनियम के न्यूक्लियॉन नंबर में से 4 कम हुआ, राइट। और प्रोटॉन नंबर में से 2 कम होने पे बन रहा है, राइट। सो थोरियम की जो इक्वेशन के आपके पास जो वैल्यूज आएंगी ऊपर, वो आप क्या करोगे, वो आप लिख लोगे 234 और 90, राइट। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट। यूरेनियम के अंदर से अल्फा पार्टिकल निकला, तो अल्फा पार्टिकल जो लेके निकला उसको निकाल दो, बाकी जो चीजें बचेंगी वो आपके पास रिमेनिंग एलिमेंट के अंदर आ जाएंगी। ओके बच्चों, क्या ये बात समझ में आती है तुम लोग को? एनी प्रॉब्लम इस न्यूक्लियर इक्वेशन के अंदर? वो सर आप दोबारा एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर सकते हैं? किस किस बात को एक्सप्लेन करूं? इसमें कौन सी वाली बात हो, या पूरी चीज? जी पूरी चीज एक्सप्लेन कर दें। ओके देखो, यहाँ पे मुझे बेसिकली ये समझाना है कि आपको जो है ना जो न्यूक्लियाइड इक्वेशन बनेगी वो किस तरह से बनेगी। यानी अगर मेरे पास एक न्यूक्लियस मैंने आपको दिया हुआ है, एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस मैंने दिया हुआ है। सही है। अब वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जो है वो या तो अल्फा डिके होगा उसका, यानी वो टूटेगा और अल्फा डिके के अंदर टूटेगा। अल्फा डिके होगा और साथ में एक डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा या डॉटर न्यूक्लियस बनेगा, राइट। या वो पेरेंट न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक होगा बीटा न्यूक्लियस के, बीटा रेडिएशन इमिट करेगा। और एक एक अदर पेरेंट, एक अदर डॉटर न्यूक्लियस बनेगा, राइट, जो हमने बिल्कुल शुरू में बात की थी, राइट। अच्छा अब यहाँ पे जो है ना मैंने एक इक्वेशन दे दी है। सही है। तो अब इस एक इक्वेशन के अंदर मान लो पेपर के अंदर, मैं पेपर के रिस्पेक्ट से बता दूं ताकि शायद तुम्हें आपको समझ में आ जाए। सही है। आपको ना पेपर के अंदर आपको एक इक्वेशन दे दी गई इस तरह से ना, वो इक्वेशन आपको लिख के देगा, राइट। यू डोंट नीड टू मेमोराइज एनी ऑफ द इक्वेशन। ओके। आपको उसने ये फॉर्म में लिख के दिया। सही है। आपसे उसने कहा कि भाई कंप्लीट दिस न्यूक्लियाइड इक्वेशन, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन, कंप्लीट दिस न्यूक्लियाइड इक्वेशन, राइट। कभी कभार सो नहीं, छोड़ो उसको। तो अब आपको सबसे पहले पता है कि अल्फा डिके अगर होता है तो अल्फा पार्टिकल का जो सिंबल है, यानी अल्फा पार्टिकल की जो प्रोटॉन और न्यूक्लियॉन और प्रोटॉन है, वो आपके पास है 4,2, 4 और 2, राइट। ये आपने इनकी जगह पे रख दिया, राइट। वो यहाँ पे डैश डैश बना के देता है, आपको इनको खुद ही फिल आउट करना होता है, राइट। अच्छा जी। अब देखो, अब यहाँ पे आपको नहीं पता, आप इसको एक्स ले लो, इसको वाई ले लो। सही है, आसान तरीका सिंप्लीफिकेशन का। सही है। अब 238, राइट, ये बेसिकली किसके बराबर है, 4 + x के, राइट। तब आप क्या करोगे, 238 -4 करोगे, आपके पास x आ जाएगा। सही है। विच इज 234। अबे कम ऑन यार, 234। ओके। एंड you have to do the similar working for y. 92 is equal to um 2 plus y, right. And if you shift to this side, so you will get 90 as your y. Okay, करिए ब्रो, समझ रही हो आप? जी समझ आ गया। परफेक्ट।
राइट। सो हम एक्स और वाई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम एक्स और वाई की जगह पे लिख सकते हैं 234 और 90, राइट। बहुत सिंपल सा है, सही है। अच्छा जनाब, अब आ जाओ, हम बनाते हैं नहीं ये तो हो गया है, बीटा डीके की इक्वेशन बनाते हैं, सही है। हमारे पास हम्म, चलो खदीजा ये आपने बनानी है। अच्छा, हमें जो है बीटा डीके के अंदर ना हमें दिया हुआ है, हम क्या ले लें, कार्बन 14 ले लेते हैं, और हाँ चलो कार्बन 14 ले लेते हैं। सो वी हैव कार्बन 14 एंड 6, ओके। कार्बन 12 एक आइसोटोप होता है जो कि रेडली अवेलेबल होता है, राइट। कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है, राइट। सो हमारे पास कार्बन कार्बन 14 है, राइट। अब ये जो है बीटा डिके हो रहा है इससे, राइट। सो मैंने बीटा आपको ये दे दिया, प्लस मैंने आपको बता दिया कि आपके पास जो है वो, मैंने ये नहीं बताया कि कौन सा एलिमेंट बनेगा, सही है। मैंने आपको ये नहीं बताया कि कौन सा एलिमेंट बनेगा, यू हैव टू फिगर इट आउट योरसेल्फ, ओके। सो खदिया आपने बताना, खदिया, खदिया अवेलेबल, खदिया आ जाओ प्लीज। जी। ओके। सो खदीजा, मुझे आप ये बता सकते हो कि बीटा की जो नोटेशन होती है पूरी, वो किस तरह से होती है कंप्लीट? सर ऊपर 0 होता है, वेरी गुड। नीचे -1। -1, परफेक्ट, सही है, चलो परफेक्ट, बेहतरीन बता दिया आपने। अब ये तो हमारे पास हो गया बीटा। अब हमें क्या करना है, एक कोई एक एलिमेंट बन जाएगा यहाँ पे, हमें नहीं पता वो एलिमेंट, राइट। अगर कभी फिजिक्स के पेपर में ऐसा आपको क्वेश्चन देगा कि जिसके अंदर आपको एक कोई अननोन एलिमेंट बन रहा है यहाँ पे, देन वो आपको पीरियोडिक टेबल का कुछ पार्ट देगा या कुछ एलिमेंट के प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर बता के देगा, राइट। तो आप उससे देख के करोगे, डोंट नीड टू मेमोराइज इट, ओके। सो अगर अब यहाँ पे जो भी एलिमेंट बन रहा है, लेट्स से एक्स एलिमेंट है, सही है, तो उसके जो न्यूक्लियॉन नंबर होंगे वो क्या होंगे, क्या आप मुझे बता सकती हो? 14 -0 तो 14, 14, परफेक्ट, एंड नीचे? और 6 -1। हाँ, सो दैट वुड बी 7। तुम लोग इतनी केमिस्ट्री तो पढ़ चुके होगे, तुम लोग को शायद ये पता हो कि ये कौन सा है। नाइट्रोजन। अरे यार बेहतरीन, तुम्हारे पास तो केमिस्ट्री नहीं है। नहीं फाद ने नहीं, अच्छा अली ने बताया, ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, सही सही, चलो। सो नाइट्रोजन परफेक्ट हो गया, सही है ना, करिए समझ में आ गया ना? जी। ओके वेरी गुड, सही हो गया। अच्छा, हमारे पास ये ऊपर वाला हो गया अल्फा डिके, और नीचे वाला हो गया बीटा डिके, सही है। अल्फा डिके और ये हो गया बीटा डिके, सही हो गया। अच्छा, गामा डिके जो है ना, वो हमारे पास बहुत आसान सा होता है, सही है। गामा डिके के अंदर बेसिकली सीन ये होता है कि चूंकि गामा डिके कोई वो नहीं है, यानी गामा कोई पार्टिकल नहीं है, तो इसीलिए जो है हमारे पास ऐसे उसके अंदर से ना कोई चीज निकलती नहीं है, सही है, मतलब वो बिल्कुल वैसे ही रहता है, सही है, बस उसके अंदर से एनर्जी रिलीज हो जाती है, सही है। हम उसको ना इस फॉर्म में लिखते हैं। लेट्स से मेरे पास एक एलिमेंट है, सही है, मैंने लिया हुआ है निकेल, में ले लेता हूँ, सही है। मेरे पास है Ni, और ये मेरे पास है 60, सही है। और अच्छा, यहाँ पे ना हम रेडिकल का साइन लिख देते हैं, या स्टेरिक का साइन हम लगा देते हैं, सही। इसका क्या मतलब होता है मैं बताता हूँ, सही। और जब ये रिएक्शन हुआ, सो आफ्टर द रिएक्शन आपके पास जो है वो निकेल ऐसे ही आ गया 60, और सिर्फ आपके पास गामा रेडिएशन इमिट हो गई 0 0, राइट। देखो ये जो रेडिकल का साइन है ना, ऑल्दो ये आपको शायद नहीं दिया वो, सही है। ये जो रेडिकल का साइन है, ये स्टार है, ये स्टेरिक, जो भी आप कहना चाहो, सही है, ये बेसिकली आपको ये बता रहा है कि दिस निकल has some energy, some gamma radiation, it is excited, okay, with some energy, right?
सो जैसा ही ये रिलैक्स होगा, सो अपनी सारी गामा रेडिएशन बाहर निकाल देगा, ओके। और वो गामा रेडिएशन आपको इस तरह से दिख जाएंगी, सही है। सो जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वो शुरू की दो है, ओके, प्लीज कीप इन माइंड। जो इंपॉर्टेंट है वो आपके पास शुरू की दो इक्वेशन है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, ओके। इनकी इक्वेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी जो गामा रेडिएशन है तुम उसको स्किप कराओ, उसकी कोई टेंशन नहीं, ओके। चलो बच्चों, ये न्यूक्लियर सर इक्वेशन, बोलो बोलो। सर ये अल्फा के और बेटा के वो बेटा नहीं बेटा, पार्टिकल सेम बीटा ही रहते बीटा हैं ना? बीटा। वो अम, बीटा जी सर, इसके जो नंबर्स लिख 420-1 सेम ही रहते हैं ना? हाँ ऑलवेज। अल्फा हमेशा 4 2 ही होगा, बीटा जो है वो हमेशा 0 - 1 होगा ऑलवेज, ओके। ओके। समझ गए ना? ओके। चलो सारे बच्चों को ये इक्वेशन समझ में आ गई? इस इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम किसी को फटा कोई? तो परफेक्ट। चलो अब हमें ये पता चल गया कि भाई हमारे पास रेडिएशन तो निकल रही है, सही है। अब रेडिएशन की कैलकुलेशन है, सही है, जो कि बच्चों को बहुत घटिया, बहुत जो है ना नीच बेकार फालतू पार्ट लगता है इस चैप्टर का, राइट। लेकिन लेकिन तुम टेंशन नहीं लो, तुम्हें इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन समझ में आने वाला है, ओके, डोंट वरी। अच्छा जी, देखते हैं। सो कैलकुलेशन लेशन ऑफ रेडिएशन, सही है। सर बोलिए। सर मुझे बाहर जाना है, तो बाकी क्लास में रिकॉर्डिंग है सुन लूंगी। यार ऐसा मत करो यार, बाहर जाओगी तो कैसे काम चलेगा? सर वो बाबा आ गए हैं, वेट कर रहे हैं गाड़ी अबे में, इसलिए अब यार। जाना जरूरी चलो बाबा को सलाम कहना, जाओ एंजॉय करो, क्या कर सकते हैं। है। सर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, आ जाओ। अब देखो कहानी ऐसी है कि ये जो कैलकुलेशन ऑफ रेडिएशन है, इसको ये थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है ये, जो है ना लाइक 3 4 नंबर में आता है। जो भी जो मेन तुम्हारा क्वेश्चन का जो पार्ट होता है ना, वो ये वाला पार्ट होता है, सही है। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो समझ लो तुम जो है ना चैंपियन हो गए इस चैप्टर में, सही है। ये सोर्स रेडिएशन की कैलकुलेशन या बैकग्राउंड रेडिएशन? नहीं नहीं ब्रो, सोर्स की देखो बैकग्राउंड तो एरर है ना, तो वो ना कम होगी ना बढ़ेगी, सही है। उसको हम सिर्फ मेजर किस तरह से कर सकते हैं, बाय जस्ट प्लेसिंग अ जीएम ट्यूब और जीएम काउंटर, गीगल मूरल ट्यूब जो है वो हम रखेंगे, और हमें पता चल जाएगा कि भाई ये हमारे पास बैकग्राउंड रेडिएशन आ रही है, सही है। तो बस हमें निकल जाएगी, और वो कम ज्यादा तो हो नहीं रही, तो उससे हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, समझ लो ना भाई। टेस्ट है। सही है ना? ठीक। हमारा हमारा जो मेन इंटरेस्ट है, हम जो कैलकुलेशन करने लगे हैं, हम जो सोर्स। मगजमारी करने लगे हैं, वो सारी की सारी जो है वो हम सोर्स रेडिएशन पे करने लगे हैं, राइट। अच्छा जी, चलो। अच्छा, सोर्स रेडिएशन की ना एक अच्छी बात मैं तुम्हें बता दूं। सोर्स रेडिएशन की ना एक अच्छी बात ये कि सोर्स रेडिएशन एक पैटर्न के साथ रेडिएट होती है, ओके। एवी रैंडम नहीं हो जाती, एक पैटर्न फॉलो करती है, ओके। और वो पैटर्न ये है कि अगर मैं तुम्हें लेट्स से मैंने तुम्हें जो है ना वो सोर्स रेडिएशन, मैंने ये सोर्स रख लिए, सही है। ये मेरे पास आ गई सोर्स, ओके। खतरनाक किस्म की सोर्स है, ये मैंने ले ली, ओके। इस सोर्स के अंदर जो है ना मेरे पास लेट से 1000 एटम है, 1000 एटम, सही है। किस चीज के 1000 एटम है? रेडियो एक्टिव के 1000 एटम, जो कि मेरे पास है रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव, सही है। अब देखो होगा क्या, होगा ये कि कुछ टाइम बाद, अबे यार 1 मिनट देना मुझे, इन बेचारे बच्चों को जो है थोड़ा सा अंकल। अच्छा जी, अब देखो मसला क्या है। देखो पैटर्न ये कि जो इनकी कैलकुलेशन होगी वो इस तरह से होगी कि अगर हमारे पास इनिशियली एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, सही है, टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, सही है, यानी हमने ना स्टॉप वॉच जैसे ही ऑन की, सो द मोमेंट वी आर स्टार्टिंग द स्टॉप वॉच, उससे पहले मतलब उस वक्त जो है टाइम जीरो था, तो उस वक्त जो है हमने लेट से अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास 1000 एटम जो है रेडियो एक्टिव सोर्स, रेडियो एक्टिव एटम है 1000, ओके। होगा क्या,
आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम, सही, आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम टी, लेट्स से टी, ये जो 1000 रेडियो एक्टिव एटम है ना, ये, मैं नीचे ले चले आता हूँ वरना समझ में नहीं आएगा, सही है। आफ्टर एग्जैक्टली टी अमाउंट ऑफ टाइम, राइट, ये जो 1000 रेडियो एक्टिव एटम है ना, ये कम होके 500 रह जाएंगे, सही है। ये कम होके कितने रह जाएंगे, 500 रह जाएंगे, सही है। हाँ। अच्छा जी, कुछ बोल रहे हो कोई? नहीं, मैंने बस कहा था कि हाफ हो ओके जाएंगे। ओके, 5 5, सही है, चलो तुम तो मान लो मेरी बात, क्या बात है, सही है। अच्छा जनाब, सो 500 रेडियो एक्टिव एटम रिमेनिंग। अच्छा जी, तुम्हारे जहन में एक प्रॉब्लम आ सकता है कि चलो, आप कह रहे हो कि 500 एटम रह जाएंगे, मान लिया, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो बाकी 500 है वो कहाँ जा रहे हैं, राइट, बाकी 500 कहाँ जा रहे हैं? तो उसके लिए मैं तुम्हें जो है रिलेट करता हूँ, देखो, तुम ऐसा सोचो दैट वी हैव 1000 एटम ऑफ दिस यूरेनियम आइसोटोप, ओके, हमारे पास 1000 एटम पड़े हैं, राइट, आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम टी, राइट, 1000 एटम में से 500 एटम जो है वो तो रह गए इसके, एंड 500 एटम बाकी जो है वो कन्वर्ट हो गए थोरियम के अंदर, राइट। सो फिजिकली दे वोंट गो एनीवेयर, बट एक्चुअली दे विल टर्न इनटू अनदर मटेरियल, ओके। बच्चों, क्या ये बात तुम लोग को समझ में आ रही है? यस, बेसिकली ये जो 1000 एटम जो हमारे रेडियो एक्टिव सोर्स है, सही है, जब ये यहाँ पे रहेंगे, जब ये यहाँ पे आएंगे आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम टी, सो 500 रेडियो एक्टिव एटम तो वही रहे, बाकी जो 500 है वो बेसिकली एक दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर, दे आर स्टिल इन देयर पोजीशन, बट दे आर एक्चुअली, देयर आइडेंटिटी इज बीइंग लॉस्ट, और वो चेंज हो चुके हैं, कुछ और बन चुके हैं, ओके। लाइक मैंने जो एग्जांपल दी उसके अंदर थोरियम बन चुके हैं, ओके। और हमारा उस थोरियम से कंसर्न नहीं है, वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन द यूरेनियम, राइट। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया, राइट। एंड सिमिलरली, अच्छा जी, चलो, ये तो हमारी पास एक बात होगी, बच्चों ये बात समझ में आती है, तुम लोग को ये बात समझ में आती है, एनी प्रॉब्लम, किसी बच्चे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वो पार्ट में? समझ आएगी। ओके परफेक्ट। अच्छा जी, अब क्या होगा कि आफ्टर दैट सेम अमाउंट ऑफ टाइम, ओ शिट, सो आफ्टर दैट सेम अमाउंट ऑफ टाइम, अबे भैया, डुप्लीकेट, सही है। अच्छा जी, आफ्टर दैट सेम अमाउंट ऑफ टाइम आपके पास ये जो टी होगा, सही है, ये मतलब आफ्टर दैट सेम अमाउंट ऑफ टी टाइम, सही है, ये जो 500 होगा ये रह जाएगा 250, राइट। और रिमेनिंग, और जो जो 250 थे वो कन्वर्ट हो जाएंगे दूसरे एलिमेंट के अंदर, अगर तुम अज्यूम करो कि वी हैव यूरेनियम एटम वी आर वर्किंग विद, सो जो रिमेनिंग 250 होंगे वो थोरियम के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, और रिमेनिंग जो है वो 250 एज अ रेडियो एक्टिव फॉर्म ही रहेंगे, राइट। सो ये हो जाएगा, समझ रहे हो? अच्छा जी, एंड ये प्रोसेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, जब तक यूरेनियम के सारे एटम खत्म ना हो जाएं, ओके। बच्चों, क्या ये बात तुम लोग को समझ में आती है? जी। परफेक्ट। अगर तुम इस पे गौर करो तो इसमें दो चीजें अहम है, राइट। एक तो ये चीज है कि आफ्टर एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ टाइम, तुम अज्यूम कर सकते हो, लेट्स से ये दो दो आवर है, 2 आवर्स, ओके। So after exactly 2 hours, 100,000 of the radioactive atom are now become 500, okay? यानी exactly divide by 2 हो गए, exactly, okay? And then after 200 hours, okay? मतलब यहाँ से 200 आवर्स जब गुजरेंगे तो ये बनेगा, सही है। तो आफ्टर 200 आवर्स ये जो 500 होंगे ये 250 हो जाएंगे, यानी एग्जैक्टली डिवाइड बाय 2, ओके। एंड ये वाला जो एक्सपेरिमेंट होगा एग्जैक्टली डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, जहां तक के एक्सपेरिमेंट जाएगा, और फिर उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, राइट। तो ये इसके अंदर ना एक पैटर्न है, सही है। अच्छा जी, और इस चीज को, इस ये जो टाइम है ना, इस टाइम को हम हाफ लाइफ टाइम कहते हैं, ओके। किसी ने नाम सुना है हाफ लाइफ का? जी। हाफ लाइफ कोई बता सकते हो क्या हो सकती है हाफ लाइफ?
The time taken for half the atoms to decay. उफ ओ, चलो बेहतरीन है, तुमने तो मुझे याद करवा दी। चलो। सर ये तो वो टेस्ट में आया था मेरे जो अभी अच्छा, याद। बेहतरीन यार। सो द टाइम टेकन बाय द रेडियो एक्टिव आइसोटोप टू बिकम half of its original original number, right? And please keep in mind that ये जो हाफ लाइफ का जो टाइम होगा ना, ये मटीरियल स्पेसिफिक है, ओके। अगर तुम्हारे पास कार्बन है, अब लेट से कार्बन जो होता है ना उसका 470 उसकी हाफ लाइफ टाइम है। पर अगर तुम्हारे पास 1000 कार्बन 14 के एटम है, तो 470 साल उसको लगेंगे 1000 से 500 होने में, राइट। तो हर एलिमेंट का अलग अलग टाइम होता है, ओके। और ये टाइम तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, जब तुम बड़े हो गए, अगर तुम साइंटिस्ट बनोगे, गलती से इस फील्ड में तुम आ गए, और तुम्हें जो है ना, तो फिर तुम्हें जो है ना वो सारी चीजें तुम रिसर्च वर्क करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट की क्या हाफ लाइफ है, कौन सा एलिमेंट की क्या हाफ लाइफ है, राइट। सो हाफ लाइफ इज मटीरियल स्पेसिफिक, ओके। हर मटीरियल के हिसाब से अलग अलग होगी, सही है। यस, मटीरियल स्पेसिफिक, राइट। ये हर एलिमेंट की अलग अलग होगी। चलो बस, अब मैं यहाँ तक मैं अभी रख रहा हूँ क्लास। मुझे इसकी कैलकुलेशन समझानी है, उसके लिए मुझे पूरी एक अलग से क्लास चाहिए होगी और ग्राफ बनवाना है। वो मैं अभी नहीं करवा रहा, सही आधी अधूरी करवाऊंगा, समझ में नहीं आएगी। तो अभी क्लास यहीं तक रखते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम इसकी कैलकुलेशन समझने वाले हैं और इसका ग्राफ बनाने वाले हैं, और फिर एक आध दो एक्सपेरिमेंट रिलेटेड है इससे, वो हम करेंगे और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम इसको निपटा दें, राइट। और प्लीज कीप इन माइंड गाइस, मैंने इस चैप्टर के कंप्लीट करने के बाद मैंने इसका टेस्ट लेना है, ओके। तो इसके लिए तुम लोग प्रिपेयर हो जाना, सही है। तो इसका टेस्ट लेना है, पिछले वाले तुम लोग के स्कूल के अपने टेस्ट चल रहे थे, तो इसलिए जो है ना मैंने तुम लोग को तंग नहीं किया, अब मैं तुम्हें छेड़ूंगा, सही है। तो इसलिए जो है थोड़ा सा तैयार हो जाना। ये आसान से चैप्टर है, सही है, और मजे का है, मार्क्स गेनिंग है, राइट। और बिल्कुल हलवा सा चैप्टर है, तुम्हें सिर्फ एक दफा समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तुम बिल्कुल जो है ना पक्के चैंपियन हो जाओगे, सही है। सो बस अब आज की कहानी तक रखते हैं। अब इंशाल्लाह जो है वो तुम लोग से मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जो है टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Yeah. अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़। लाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।